नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचकर चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केंद्र और यात्रा नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने और व्यवस्थित यात्रा के लिए आपसी सामंजस्य से कार्य करने के लिए भी इस दौरान निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक चार धाम यात्रा के लिए हमारी सरकार धरातल पर कार्य कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। और चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। उससे पहले भी अधिकारियों के साथ कई बार सीएम धामी ने मीटिंग की, निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से चार धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी समस्या से परेशान ना होना पड़े। और अब जब चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में कई श्रद्धालुओं की जान जाने की भी इस दौरान लगातार खबरें आ रही हैं, ऐसे में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस दौरान अधिकारियों को तो निर्देश दिए ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे भी बातचीत की। और हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय का इस दौरान निरीक्षण किया है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया गया है व्यवस्थाओं को लेकर। तो लगातार हम देख रहे हैं जब चार धाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले से ही लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ताकि जो चार धाम यात्रा है वो सुचारू रूप से सरल हो सके और श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो सके। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा जो है 10 मई से शुरू हो गई थी, जिसके बाद से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिक संख्या में जो यात्री हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और जो कैपेसिटी है, एक होल्डिंग कैपेसिटी हर धाम की है, उस कैपेसिटी से ज्यादा ही यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने ऋषिकेश पहुंचकर इस पूरे यात्रा का जायजा लिया, क्योंकि ऋषिकेश जो है एक एंट्री पॉइंट है और वहीं से जो है एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो भी वहीं से की जा रही थी। जो आलोक मैं वापस आपके पास आऊंगी और चारधाम यात्रा को लेकर आगे भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बार हम रुक कर लेते हैं पटना का, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा। 20-25 लोगों का राज, भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार, दलित आदिवासी परिवार, गरीब जनरल कास्ट के परिवार होंगे। करोड़ों लोगों के नाम बनेंगे, लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम इस लिस्ट में आएंगे। 5 जुलाई को 8,500 रुपए इन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठगाक से हम डाल देंगे।
और बात वहां नहीं रुकेगी भाई और बहनों। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। भाई और बहनों, उस साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं। खटाखट अंदर। ये मीडिया वाले कहेंगे गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर उसी बात को दोहराया जिसे वो लगातार आजकल मंचों से दोहरा रहे हैं कि जो गरीब जनता है उनके खाते में खटाखट पैसे पहुंचेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो फिर से निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 22 से 25 राजा इस देश के भीतर बनाए हुए हैं और वो उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। अब बात उत्तराखंड की खबरों को लेकर करेंगे। प्रदेश में जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से राजनीति भी चारधाम यात्रा को लेकर और ज्यादा तेज हो चली है। प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहा है, यात्रा सही से संपन्न नहीं हो रही है, यात्रियों को खास दिक्कतों का इस दौरान यहां पर सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस के सवालों का जवाब देती नजर आ रही है और एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश ने कांग्रेस की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया। कमलेश रमन का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार पर आरोप जिस तरीके से कांग्रेस लगा रही है बीजेपी सरकार पर, यह आरोप लगाना गलत है और निरर्थक है। तो चारधाम यात्रा को लेकर अब राजनीति भी तेज हो चली है प्रदेश के भीतर और हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने इस दौरान अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी कह रही है कि यात्रियों में उत्साह है और समुचित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा चल रही है। तौर पर इशू देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई थी और अब इसका राजनीतिकरण भी होने लगा है। कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जो ये यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई मूलभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है। तमाम सुविधाएं जो यात्रियों के लिए होनी चाहिए वो वहां पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्रशासन और शासन का और सरकार का ये दावा है कि यात्रा जो है बिल्कुल ठीक रूप से चल रही है। लेकिन अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जा रहा है कि यात्रा में कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। मौत का आंकड़ा जो है लगभग 60 पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं, जिसका साफ तौर पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्षी दल जो है वो लगातार सरकार पर राजनीतिकरण कर रहे हैं और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार इन आरोपों को निरर्थक बता रही है और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि यात्रा में हर यात्री को सहूलियत प्रदान करने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में जो कि ज्यादा भीड़ नजर आ रही है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी और यात्रा जो है हर किसी की सहूलियत के साथ पूरी होगी। तो फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिकरण तो चल रहा है, लेकिन कब तक इस यात्रा में राजनीतिकरण चलता है और कितनी असुविधा या सुविधा यात्रियों को होती है, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आलोक, सियासत तो इस विषय को लेकर चरम पर है देवभूमि में, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर देख पा रहे हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं इस दौरान यहाँ पर हैं और क्या वाकई यात्रा सरल चल रही है जिस तरीके से बीजेपी सरकार दावा कर रही है, सुगम चल रही है, श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्था की गई है या अनियमितताएं पाई जा रही हैं, श्रद्धालुओं को इस दौरान काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आपको पहले भी बताया कि सरकार ने एक पहल शुरू की थी पंजीकरण की, जिसमें कि पंजीकरण करने के बाद ही यात्री जो हैं उत्तराखंड का रुख करेंगे और चारधाम के दर्शन के लिए वो जाएंगे। हालांकि ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोग बिना पंजीकरण के भी यहाँ पर पहुंचे हैं और किसी के अगर ज्यादा बाद के पंजीकरण भी हैं तो भी वो पंजीकरण लेकर पहले ही पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से संख्या जो है वो बढ़ी जरूर है यात्रियों की। और इसी के तहत जो है ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को 31 मई तक जो है बंद कर दिया गया था ताकि जो ऑफलाइन पंजीकरण वाले यात्री हैं वो चारधाम में ना जाएं और वहां की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ठीक तरीके से सुचारू रहे।
हालांकि अब देखने को यही मिला है कि जितने भी चार धाम हैं, खासतौर पर यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो 5 से 7 हजार यात्रियों की होल्डिंग कैपेसिटी उन दोनों धामों की है। इन दोनों धामों में कहीं ना कहीं ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं, जो कि शासन प्रशासन के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। साथ ही साथ ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी पूरे उत्तराखंड में फिलहाल चल रही है। और खासतौर पर जो गेट्स हैं, चाहे हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जरूर नजर आ रही हैं, अनियमितताएं जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी कि मौत का आंकड़ा जो है 60 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से शर्माया हुआ है और किस तरह से इन मौत के आंकड़े को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए और जो यात्री हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए और हर किसी की यात्रा सहूलियत से हो, दर्शन सहूलियत से हो, इसके लिए जो प्रयास सरकार द्वारा किए गए थे या शासन प्रशासन द्वारा किए गए थे वो फिलहाल विफल जरूर साबित हो रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जी, कई और खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ। तो इस साल जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और चारधाम यात्रा के दौरान ये जाने गई हैं जिस तरह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मृत्यु लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बीमार होने के बावजूद चारधाम यात्रा करने की जिद पर अड़े हुए थे और लिखित तौर पर दे रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। वहीं इन सब के बावजूद चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला अब रुक नहीं रहा है। ये जो संख्या है वो 60 के पार पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार चारधाम यात्रा में हो रही मृत्यु को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने जो भी इंतजाम किए हैं और जो कर रही है वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई यात्रा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। हम लगातार 4 महीने से सरकार को जगाने का काम कर रहे थे कि चारधाम यात्रा में कोई कमी ना रहे, उसके लिए जो है एसी कमरों से बाहर निकलिए, लेकिन न तो अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकले, न मंत्री जी जो है एसी कमरों से बाहर निकले। और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जो है चारधाम यात्रा में पिछले वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कितना बुरा रहा है। रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई हैं और इस साल अभी तक जो है 52 श्रद्धालुओं की जो है मौतें हो चुकी है। स्वयं जो है कमिश्नर गढ़वाल ने इसका खुलासा किया है। बहुत ही दुखद मामला है। आखिर देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं और इस तरीके से उनको अगर चारधाम यात्रा के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ेगी तो आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है। हमने पहले ही कहा था कि चारधाम यात्रा में जितने भी जो है जिला अस्पताल हैं, सीएचसी सेंटर हैं, उनको अपग्रेड कीजिए। वहां पर जो है उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपाई और किसी न किसी वजह से वो बीमार थे जिस वजह से वो उनकी जान गई है। देखिए, कई अहम कारण इस चीज के माने जा सकते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो आधिकारिक पुष्टि तो इस चीज की नहीं हुई है। हालांकि 60 से ज्यादा लोगों की जान चारधाम यात्रा में फिलहाल जा चुकी है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों की जान वहां पर गई है वो ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई है, हार्ट अटैक की वजह से गई है। और ऐसा देखने को मिलता है कि जब यात्री वहां पर चारधाम यात्रा में आते हैं तो उस दौरान वो अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते हैं या जो बाहरी राज्यों से आए हुए यात्री रहते हैं वो उत्तराखंड के वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो चारों धाम है वो हाई एल्टीट्यूड पे बेस्ड हैं और काफी ऐसी जगह पे स्थित हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी थोड़ी जरूर रहती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो यात्रियों से यह अपील भी सरकार द्वारा की गई है कि जब भी वो यहाँ पर पहुंचे तो उस दौरान अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा कर आए और डॉक्टर से परामर्श लेकर जरूर आए, ताकि किसी प्रकार की जान माल की हानि जो है उनके साथ ना हो और वो यात्रा अपनी सहूलियत के साथ और अच्छे रूप में पूरी कर सके थी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आलोक।
सखेजा अपने निजी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, जबकि 400 से ऊपर बीजेपी को सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को भारी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई कार्य किए हैं, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ कार्य इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बार अल्पसंख्यक लोगों ने भी बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया है। नहीं तो पहले की स्थिति ये रहती थी कि जो सरकारी तौर केंद्र होते थे वहां पर मारो मार मस्ती थी। किसानों को हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था और उसके बाद पता लगता था कि जो है सेंटर बंद हो गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के समय में वास्तव में किसानों की आय दुगनी हुई है। आज किसान खुशहाल है। आज ट्रैक्टर से लेके किसानों के जो भी उपकरण खेती में काम आते हैं उस पर सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस प्रकार अनेकों काम किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं और 100% चाहे वह कोई भी समाज हो, इस बार अल्पसंख्यक समाज ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और उधर सतपुली में बन रही सार्वजनिक पार्किंग पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पार्किंग को GNBN के माध्यम से बनवाया जा रहा है, जिस पर खराब गुणवत्ता से निर्माण पर स्थानीय लोग मुखर हो गए। स्थानीय निवासी मनीष खुगशाल ने कहा कि लाखों रुपए की लागत से बन रही पार्किंग में मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्किंग के पुश्ते बनने के साथ ही उसमें दरारें भी साफ देखी जा सकती हैं और इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले बरसात के मौसम में ये पार्किंग कभी भी ढह सकती है, जिससे जानमाल के साथ भारी नुकसान की संभावना है। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। अब इस पार्किंग निर्माण कार्य की जांच के लिए SDM सतपुली को नामित कर रहे हैं, जो जांच करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर पंचायत के अंतर्गत वहां पर लगा हुआ एक गदेरा है, वहां पर मतलब बरसाती गदेरा जिसको बोल सकते हैं, और वहां पर पार्किंग निर्माण कार्य GNBN के द्वारा कराया जा रहा है और प्रदेश स्तर से वहां पर वो कार्य किया जा रहा है और टेंडरिंग वहां से हुई है। तो उस पर बताया गया है कि उस कार्य में जो मैंने भी देखा है खुद वहां पर की घटिया गुणवत्ता, जैसे कि वहां पर जो पुस्ता जो बनाया जा रहा है उस पर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो विजुअल के माध्यम से, और साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी अगर हम बता दें कि वहां पर पुस्ता गिरने के कारण और वहां पर जो कटान होने के कारण वहां पर जो डिग्री कॉलेज के शौचालय थे वो भी गिर चुके थे, वो भी अभी तक बनाए नहीं गए। लेकिन अभी जो काम चल रहा है वो भी बिल्कुल घटिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जो पार्किंग बनाई गई है उसको लेकर अब इलाके के लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इलाके के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस दौरान मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो सकता है, जानमाल की हानि हो सकती है। पूरा विषय आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि सतपुली में ये पार्किंग बन रही है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जिस तरीके से इस पे कार्य चल रहा है वो सवालों के घेरे में है। वो जो विजुअल हैं आप उनके जरिए साफ देख सकते हैं कि अभी से दरारें आने लग गई है। बरसाती मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बरसात के बाद कितनी ये पार्किंग टिक पाती है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये जो पार्किंग बनी है वो बरसाती जो गदेरा है उसके ऊपर बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि GNBN आखिरकार इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है, जबकि इसके ठीक ऊपर में जो स्कूल है बच्चों का वो भी वहां पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये बड़ी हानि, जनहानि ना हो सके, इसलिए इसका संज्ञान जल्द ही लेना चाहिए। जिलाधिकारी जो डॉक्टर आशीष चौहान है, जब उनपे ये मामला गया तो तत्काल उन्होंने ADM सतपुली को जांच रिपोर्ट देने की बात कही है। अब देखना होगा कि ऐसे ठेकेदारों में किस तरीके का लगाम प्रशासन कसता हुआ दिखाई देगा। जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। और उधर नरेंद्रनगर स्थित पुलिस परीक्षण महाविद्यालय में इस दौरान पहली बार अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस की राज्य स्तरीय हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन से पुलिस जवानों और क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। 26 से 28 मई तक चलने वाली दोनों प्रतियोगिता में पुलिस की 7-7 और पीएससी की 5-5 टीमों सहित लगभग 250 प्रतिभागी खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण आईपीएस केवल खुराना ने किया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव और पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीसी आईपीएस ददन पाल ने मुख्य अतिथि सहित कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना ने कहा कि खेल जहां स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ाने और करियर संवारने का मुख्य साधन भी है। इसे का सौभाग्य है कि पहली बार हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। इस उत्तराखंड पुलिस की 12 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें जिलों और बटालियंस की टीमें हैं। कुछ जिलों की और कुछ बटालियंस की टीमें इसलिए नहीं आ पाई कि अभी चारधाम यात्रा चल रही है, तो थोड़ा उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। अदरवाइज सभी टीमें 19 टीमें हैं हमारी पूरे उत्तराखंड की, सभी भाग लेती हैं। अभी 12 टीमें भाग ले रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी और अपनी यूनिट को विजय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। मैंने सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वो खेल भावना से और अनुशासन के साथ खेल का प्रदर्शन करें। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।